मित्रों नमस्कार। हम इस एपिसोड में बात करेंगे भारत के आर्थिक भविष्य की। 15 अगस्त 1947 को भारत का अब नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। नए वर्ष की कुंडली क्या कहती है? भारत के रुपए की स्थिति क्या रहने वाली है? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पहुँचेगा? शेयर मार्केट कहाँ पहुँचेगा? आर्थिक रूप से हम कैसे समृद्ध होंगे? भारत के कृषि क्षेत्र क्या करेंगे? डिफेंस सिस्टम में क्या होगा? और भारत के विदेशियों से संबंध कैसे रहेंगे? इन सब की हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। और इस सबके लिए हमें आवश्यकता है प्रथम कुंडली की जो इस वर्ष की है। तो हम देखते हैं पहली कुंडली। कर्क लग्न है, सूर्य बुध गुरु लग्न स्थान पर है, चंद्र केतु है द्वितीय स्थान पर, शुक्र है तृतीय स्थान पर, मुंथा है छठे स्थान पर, राहु है अष्टम भाव में, शनि है भाग्य स्थान पर और मंगल है द्वादश स्थान पर। ये स्थिति तो है वर्ष कुंडली की। और साथ ही अभी भारत की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है। और मंगल की महादशा में भी विशेष रूप से अभी जो समय चल रहा है ये है राहु की अंतर्दशा वाला। और इस वर्ष मंगल, राहु और गुरु तीन महादशा अंतर्दशाओं में रहेंगे और तीनों का विशेष रूप से प्रभाव भारत के ऊपर पड़ने वाला है। यदि हम सबसे पहले देखते हैं मंगल की स्थिति को, तो मंगल की स्थिति में ये जो वर्ष है विशेष रूप से मंगल है द्वादश स्थान पर। तो एक तो बादल यहाँ पर लगातार युद्ध के मंडरा ही रहे हैं और आर्थिक मंदी के भी लगातार मंडरा रहे हैं और मंगल भी स्वाभाविक रूप से द्वादश स्थान पर बहुत बेहतर परिणाम नहीं देता है। और वो मंगल भी मिथुन राशि का हो तो और भी थोड़े से परिणाम टफ रहते हैं। तो उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो भारत की कुंडली के मंगल की स्थिति देखते हैं तो बहुत मजबूत है और युद्ध में तो उतरना ही है, मंगल की महादशा बता रही है। आर्थिक रूप से यदि हम देखते हैं तो पिछले 10 वर्ष चंद्रमा की महादशा के 2025 से पहले 15 के बाद बहुत अच्छे रहे। मंगल की महादशा 2015 से ये प्रारंभ हुई है और इस महादशा में तो लगातार लड़ाई झगड़े होना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ना, डिफेंस सिस्टम का बढ़ना, ये सब चलता रहेगा। और ये जो मंगल है भारत को, और यदि विश्व के परिवेश में हम देखते हैं तो मंगल भारत का बहुत सुदृढ़ है और दुनिया की जो स्थिति को हम देखते हैं उस स्थिति में भारत की यदि कंपेयर करेंगे तो भारत 20 ही बैठेगा, 19 नहीं बैठेगा। अर्थात भारत की स्थिति पूरी दुनिया की तुलना में बहुत बेहतर ये मंगल दर्शाता है। और मंगल में राहु का अंतर चलना, और राहु की जो स्थिति है वो वर्ष कुंडली में भी ठीक नहीं है और भारत की कुंडली में भी ठीक नहीं है। भारत की कुंडली में चूंकि लग्न के स्वामी हैं, लग्न में विराजमान है, तो एक तो मानसिक तनाव को, जनता के अंदर भय को ये दर्शाते हैं। और दूसरा वर्तमान समय को यदि हम देखते हैं तो इस कुंडली में मंगल है द्वादश स्थान पर और राहु हैं अष्टम भाव में। तो ये भी संकेत तो बहुत अच्छे प्रदान नहीं कर रहे हैं। लेकिन अष्टम भाव से चलते हुए राहु गूढ़ रहस्यों को भी देते हैं। तो भारत के अंदर से आंतरिक जो शक्ति है, जिसको बोलना चाहिए भारत की आत्मा, विशेष रूप से जब हम किसी के वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो उस दृष्टि से राहु हमारे लिए बहुत सकारात्मक परिणाम देने वाले होंगे। राहु की जो अंतर्दशा है वो अंतर्दशा समाप्त होगी फरवरी 2027 को और फरवरी 27 बाद गुरु आएंगे। गुरु अभी अतिचारी चल रहे हैं और गुरु की स्थिति भी इस वर्ष जो बनी है कर्क राशि लग्न स्थान पर है, लग्न से द्वितीय स्थान पर जाएंगे फिर लग्न पर आएंगे। तो ये जो स्थिति गुरु की बन रही है, 3-3 राशि एक साल में परिवर्तन करना, ये भारत के सौभाग्य के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सनातन के लिए गुरु की बड़ी भूमिका है और अन्य उसके लिए राहु की, शनि की, इनकी भूमिकाएं आती हैं। तो अभी शनि जो है वो विध्वंस की तरफ है, विधर्मियों के विध्वंस को लेकर आ रहे हैं और उनमें लगातार आपस में तनाव करा देना, लड़ाई झगड़े करा देना, बेमनस्य फैला देना, ये काम शनि अभी विधर्मियों के लिए कर रहे हैं। सनातनियों के लिए गुरु की स्थितियाँ बहुत अच्छी बनती है। तो ये जो योग हैं, ये योग एक तरीके से बहुत अच्छे योग भारत के बन रहे हैं। यदि हम मंगल को देखते हैं तो एनर्जी और डिफेंस सिस्टम, इन दोनों की यदि बात करें तो मंगल को देखना बहुत ज़रूरी है। तो एनर्जी के क्षेत्र में मंगल का जो प्रभाव द्वादश स्थान से भ्रमण रहेगा तो ये उत्तम फलकारक है। डिफेंस की स्थिति को भी हम बात करें तो ये बहुत ही शुभ फलदायक है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। राहु भी विशेष रूप से इसमें सहायक सिद्ध होंगे, तो नई नई खोजें हमारे यहाँ पर होंगी और हम बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। और मंगल की महादशा वैसे भी जो चल रही है, इस महादशा के बारे में मैंने पहले ही कहा था कि भारत अब ऐसे ऐसे वेपन्स खोज मारेगा कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। उसके पीछे कारण ही है कि मंगल अभी तक भारत की कुंडली में स्वतंत्र भारत से अभी तक नहीं आया है और यही कारण रहा है कि हमारे अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को यहीं के नेताओं के द्वारा चुगली कर करके मरवा दिया गया। तो हमारी जो डिफेंस जिस तरह से अभी तक हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन ये जो मंगल है ये उन सब स्थितियों से बाहर लाते हुए भारत को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाने वाला है। ये पूरी मंगल की महादशा का संकेत मिल रहा है। और इस वर्ष की भी यदि हम बात करते हैं तो इस वर्ष
हवाई क्षेत्रों में, नेवी के क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में, यह सभी तरफ से लगातार प्रोग्रेस को मंगल दर्शा रहा है। लेकिन इसके विपरीत द्वादश स्थान पर मंगल होने से ये गृह युद्ध के संकेत भी प्रदान कर रहा है। यहाँ की राजनीतिक अव्यवस्थाओं को भी ये दर्शा रहा है, तो थोड़ा सा उसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर वगैरह की यदि हम बात करें तो यहाँ पर शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। भाग्यस्थान से जो शनि चल रहे हैं, तो ये शनि निश्चित रूप से भारत के भाग्य के लिए एक उत्तम फल को प्रदान करने वाले हैं। और दूसरी स्थिति, भारत की कुंडली में शनि चल रहे हैं एकादश भाव में, तो तनाव जरूर है, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेबर वगैरह में, इन सब में, छोटे छोटे उद्योगों को बनाने में, स्टार्टअप वगैरह में हम बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे और ये देश बहुत अच्छी इसमें तरक्की भी करेगा। तो मीन राशि का जो शनि पूरी दुनिया में जहाँ युद्ध फैला रहा है, वहाँ भारत में उत्साह भी दे रहा है, वो भारत की तरक्की को भी दर्शा रहा है। धन, बैंकिंग, जीडीपी, भंडार, इन सब की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें गुरु देखना पड़ेगा। और गुरु इस समय में अतिचारी है। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो गुरु अतिचारी हैं सनातन के लिए बहुत अच्छे हैं। और गुरु का लगातार हर वर्ष 2 वर्ष तक तो ही 3-3 राशियों में जो भ्रमण करेगा, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है। भारत की जीडीपी दुनिया में नंबर 1 ही रहेगी, कमजोर नहीं जाएगी। महंगाई की यदि हम बात करते हैं तो ये अवश्य है कि महंगाई पूरी दुनिया में जिस तरह से बढ़ रही है, उस तरह से महंगाई का असर भारत के ऊपर नहीं आएगा। मतलब दुनिया में महंगाई 100 बढ़ रही है तो भारत में महंगाई का प्रतिशत होगा 30। और इतने लंबे अंतर पर भारत की महंगाई होगी। और उसके पीछे कारण है भारत के प्रधानमंत्री जी की कुंडली का भारत की कुंडली से मैच होना और इस वर्ष की कुंडली से मैच होना। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, वो कुंडली एक विशेष प्रकार के योग लिए हुए है कि इस देश को वो झुकने नहीं देगी और उनके जो ग्रह योग है वो भी भारत के साथ काम करेंगे। क्योंकि जब हम किसी घर की कुंडली देखते हैं तो उसमें घर के मालिक की कुंडली देखी जाती है, परिवार के अन्य बड़े सदस्यों को देखा जाता है। तो उसी प्रकार से वित्त मंत्रालय की और प्रधानमंत्री की यहाँ पर कुंडली का विशेष महत्व हो जाता है। तो उस दृष्टि से गुरु मजबूत स्थिति में है और गुरु लगातार अतिचारी हैं। तो जिस तरह से जीडीपी बढ़ना चाहिए उस तरह से हमारी जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन महंगाई बढ़ेगी अवश्य, लेकिन दुनिया की तुलना करेंगे तो भारत की महंगाई उतनी अच्छी नहीं होगी। और बैंकिंग सेक्टर भारत का मजबूत रहेगा और कई दुनिया के बैंक इस साल डूबने वाले हैं। 26 और 27 कई बैंक करप्ट होंगे और अमेरिका और चीन विशेष रूप से इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये धराशायी यहाँ पर कई होंगे जो नेगेटिव स्थिति को दर्शाते हैं। इस वर्ष भी संकेत मिल रहे हैं कि 500 के रुपए बंद होंगे और नए नोटों का चलन शुरू होगा। आयात निर्यात की यदि बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, तो ऐसे समय में राहु केतु की जो पोजीशन बनती है, ये राहु केतु की पोजीशन एक अच्छे संकेत प्रदान कर रही है। राहु कष्टम भाव से चलना, केतु का द्वितीय स्थान से भ्रमण करना और केतु का चंद्र के साथ भ्रमण करना, ये संकेत है आयात और निर्यात की। हालांकि हमें आयात पर बहुत कुछ निर्भर रहना पड़ता है, निर्यात के लिए कम होना पड़ता है, लेकिन निर्यात के लिए इस समय में विशेष रूप से केतु जब सहायक सिद्ध हो रहा है तो छोटे छोटे देशों से हमारे बहुत सारे संबंध बनेंगे और उन देशों के माध्यम से हमारा निर्यात बढ़ जाएगा। यदि हम निर्यात को पहले की तुलना में अभी करेंगे तो निर्यात हमारा अब बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाला है। और आयात की हम बात करें तो आयात में वो जो अभी तक बढ़ रहा था वही हमें आयात करना पड़ेगा, नए कोई आयात की चीज़ें नहीं ढूंढनी पड़ेंगी। और मंगल चूँकि चल रहा है, भारत में खोज बहुत सारी होने वाली है, बहुत सी चीज़ भारत में मिलने वाली हैं। पेट्रोल की हम बात करें और बाकी कई सारे सेक्टर्स में बढ़ाई चल रही है, तो उसमें भी बहुत सफलता मिलने वाली है। क्योंकि अब सतयुग प्रारंभ हो चुका है, भगवान का अवतरण है, तो पृथ्वी भी हमारी फल फूल रही है और पृथ्वी भी हमें खाद्यान्न भी भेंट करेगी और अन्य इन चीज़ों को भी देगी। तो ये भी संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों के आयात में हम कटौती करेंगे और हमारे उत्पादन को हम बढ़ाएंगे। और गुरु भी ये संकेत दे रहे हैं कि 2032 तक हमारा आयात बहुत कम होगा, निर्यात बहुत अधिक हो जाएगा। अब शेयर मार्केट को यदि लेते हैं तो शेयर मार्केट बुध, गुरु, राहु इनसे संचालित है और बुध और गुरु तो लग्न स्थान पर विराजमान है, वो सूर्य के साथ में। तो एक संकेत तो ये दे रहा है कि शेयर मार्केट हमारा अन्य दुनिया की तुलना में बहुत कुछ स्थिर बना रहेगा और उसमें लाभ भी मिलेगा। राहु भी ठीक स्थिति में है, इसलिए शेयर मार्केट में उतनी गिरावट जितनी होना चाहिए इतनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट पर भरोसा करना ठीक नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट विशेष रूप से विदेशी लोग बड़े आसानी से उतार चढ़ाव उसमें ले आते हैं, तो यहाँ राहु का रोल बच जाता है। अभी आपने देखा लगातार गोल्ड कितना तेज़ी से बढ़ा, सिल्वर कितनी तेज़ी से बढ़ी और एकदम धराशायी कर दी है। तो ये जो है ये मैनिपुलेशन कहलाता है और उसमें राहु माहिर होता है। तो ऐसी स्थिति लगातार बनी रही है। अभी ट्रंप ने जरा सा बोल दिया, आमूल समझौता हो गया तो एकदम शेयर मार्केट बढ़ गया, कुछ नहीं हुआ वापस धराशायी हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ों से जो ऊंचा नीचा हो रहा है, तो भारतीय प्रोडक्टों पर, भारतीय कंपनियों पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं कि ये कंपनी डूबने वाली नहीं है।
लेकिन विदेशी कंपनियों पर आपको बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु है जो मैनिपुलेशन का काम करता है और विदेशी अपनी कंपनियों के माध्यम से मैनिपुलेट करके आपको परेशान करते रहेंगे, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तकनीकी क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ राहु और बुध का विशेष रूल रहता है, और राहु बुध दोनों की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। तो तकनीकी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में भारत जबरदस्त तरक्की करने वाला है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत तो वापस इन सब लोगों से को पीछे छोड़ते हुए नए वेपन्स को खोजेगा, नए नए ड्रोन्स खोजेगा, नई नई तकनीकें खोज लेगा। तो ये राहु मंगल बुध ये भी एक काम करेंगे, तो एआई के साथ साथ अन्य टेक्निकल जो बातें हैं उनमें भी भारत की लगातार वृद्धि होगी। और जो लोगों को लग रहा है कि एआई के कारण बेरोजगारी बढ़ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी, तो ऐसा यहाँ पर होने वाला नहीं है। मंगल विशेष रूप से सबको साथ लेकर काम करता है, परिवार का विशेष रूप से ध्यान रखता है। तो जो भी स्थिति नेगेटिव अभी आपको दिखाई दे रही है, 2027 में स्थिति नेगेटिव नहीं होगी, फिर वापस पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में एक खलबली मची हुई है। राहु केतु मंगल का विशेष प्रभाव यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, तो यहाँ पर नेगेटिव बना हुआ है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा रिसर्च का होना, सिर्फ वेपन्स खोजेंगे, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। चीन भी तकनीक के माध्यम से बहुत डाउन जाएगा, अब वो अपनी तकनीकें बेचने में काम करेगा। ये स्थिति वहाँ बनती है, लेकिन भारत के लिए ये ग्रह बहुत अच्छे फल को देने वाले हैं। यदि हम वैश्विक संबंधों की बात करें तो मुझे लगता है वैश्विक संबंधों में कुछ ही बात करना चाहिए कि एक अमेरिका की सबसे ज़्यादा नेगेटिव, दूसरी बात करना चाहिए चीन जो हमारा परंपरागत विद्रोही है, या यूँ कहें परंपरागत हमारा शत्रु है। वो तीसरी बात करना चाहिए कि खाड़ी देशों की जो गुलाम है इस समय में, उनकी खुद का दिमाग काम नहीं करता है, या तो अमेरिका के गुलाम होते हैं या वो चीन के गुलाम होते हैं, और इनकी गुलामी से ही वो लोग काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम हमारे सप्तम भाव, द्वादश भाव का अध्ययन करते हैं तो भारत की स्थिति सामान्यतः यदि थोड़ी सी पॉलिटिकल बहुत अच्छी रखी जाए तो खाड़ी देशों पर नियंत्रण भारत का अच्छा होगा। हालांकि टर्की एक खलीफाई ऐसी करता है कि भारत की बनी बनाई चीज़ों को ही बिगाड़ देता है और बाकी के खाड़ी देश एक हो जाते हैं। तो अभी यदि हम खाड़ी देश के, अरब की, उनकी बात करते हैं तो ये भारत के साथ रहेंगे इस वर्ष। ये सारा काम होगा अगले वर्ष जो नेगेटिव जाएगा, जिसमें अमेरिका सफल होगा चीन के साथ बात करके भारत को कमज़ोर करने में। तो इस वर्ष यदि हम बात करते हैं तो इन देशों से हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। नेपाल खुद अपनी परिस्थिति में उलझा रहेगा तो भारत का ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन भारत के खिलाफ बकबक तो ही करते रहेंगे। श्रीलंका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन चीन को इनडायरेक्ट ये समर्थन देगा भारत के खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में भारत इस वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो ये घिरा रहेगा। लेकिन अंतोगत्वा क्या स्थिति होनी है, तो अंतोगत्वा स्थिति एक ऐसी होनी है कि भारत का अभी पाकिस्तान से एक ऑपरेशन सिंदूर का एक अटैक और बाकी है, उसके बाद भारत की जो स्थिति पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ उभर कर आगे आएगी और वही चीन, अमेरिका और उन सबकी शत्रुता का कारण बनेगी। तो वैश्विक संबंधों की बात करते हैं तो यूरोप को अब आने वाले समय में भारत की उपयोगिता समझ में आएगी। रूस भारत के टोटली साथ बना रहेगा, जापान की स्थिति भारत के पक्ष में रहेगी, और बाकी कुछ देश और हैं जो भारत के लगातार साथ रहेंगे। लेकिन कई देश जो मित्र भी हैं, लेकिन अंतर्द्वंद के कारण, भारत से जलन के कारण और अमेरिका की या चीन की गुलामी के कारण भारत का ये विरोध करेंगे। तो कुल मिलाकर इस वर्ष की हम जो स्थिति बात करते हैं, उस वर्ष में भारत के लिए पॉजिटिव स्थिति अधिक बनती है, नेगेटिव स्थिति कम बनती है। भारत के लोगों को खुश और खुशहाल रहना चाहिए, प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। और दूसरा, जब भी गुरु अतिचारी हो तब साधनाएं सफल होती हैं। अभी आप लगातार देख रहे होंगे 2002 के बाद कितनी भागवत हो रही है, कितनी रामायण हो रही है, लोग कितने धार्मिक होते चले जा रहे हैं, और जो धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं वो पकड़ाते भी चले जा रहे हैं। जो अच्छे धार्मिक हैं उनके उसमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, नाना प्रकार के रिसर्च भी हो रहे हैं। तो ऐसे समय में आपको भी आध्यात्मिक परिचय देना चाहिए। आपसी वैमनस्य को त्याग कर हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, अब उसकी बात है। वंदे मातरम की अब बात है। अब बाकी चीज़ें घट चुकी हैं कि हम व्यक्तिगत क्या करेंगे। व्यक्तिगत तो कौन 2028-30 तक बचेगा, कौन मरेगा, किसी को नहीं पता। तो इसलिए देश के संबंध में सोचें और देश का ही भला करने की बात करें, और हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ये बिल्कुल सूत्र श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा दिया हुआ है, और यही अब आने वाले समय में हमारे काम आने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आपके इस प्रश्न का जवाब दिया कि भारत की आर्थिक स्थिति का क्या होगा। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट करूँगा। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।